जय हिंद। स्वागत है आप सभी का इंडियन पॉलिटी के आज के इस क्लास में। तो इसके पहले मैंने आप लोगों को जो है इंडियन पॉलिटी का मौलिक अधिकार से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है, यानी कि मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, मौलिक अधिकार में जो रीट होते हैं कितने प्रकार के रीट होते हैं, इससे रिलेटेड जो है सभी टॉपिक्स मैंने आपको कवर करा दिया था। तो आज के क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड प्रश्नों को करेंगे। वे सभी प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का जो पहला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है कि संविधान के किस अनुच्छेद में जो है विधि के समक्ष समानता की बात कही गई है। संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष जो है समानता की बात की गई है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अनुच्छेद 14 जो है इसमें विधि के समक्ष समानता की बात की गई है। तो इसको आपको याद रखना है। देखिए अनुच्छेद 14 जो है सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण का जो है अधिकार देता है और यह रूल ऑफ लॉ का आधार है। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। विधि के समक्ष समानता की बात अनुच्छेद 14 में की गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद जो है छुआछूत को समाप्त करता है। कौन सा अनुच्छेद छुआछूत को समाप्त करता है, इसे बोलते हैं अस्पृश्यता का अंत भी बोला जाता है। तो कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत करता है, तो इसको आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का अंत करता है, छुआछूत का समाप्त करता है, ठीक है। देखिए यह अनुच्छेद जो है छुआछूत को गैर कानूनी घोषित करता है और इसके अभ्यास को जो है दंडनीय बनाता है। तो इस सब बात को आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि उपाधियों के उन्मूलन की व्यवस्था जो है किस अनुच्छेद में है। उपाधियों के उन्मूलन की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है, तो आपको याद होगा, नहीं है तो याद कर लीजिए। अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों के अंत की बात करता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों के अंत की बात करता है। यह नागरिकों को जो है किसी भी प्रकार की उपाधियां लेने या देने से जो है रोकता है, केवल शैक्षणिक उपाधियों को छोड़ करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि किस अनुच्छेद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो है उल्लेख है। किस अनुच्छेद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख है, तो आप इसको याद रखिएगा। अनुच्छेद 19 जो है, अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 19 में जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अनुच्छेद 19 का एक जो है इसका ए नागरिकों को वाणी, अभिव्यक्ति, प्रेस आदि की जो है स्वतंत्रता देता है। तो इस बात को आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का अगला क्वेश्चन है कि निरोधात्मक बंदी की व्यवस्था जो है किस अनुच्छेद में है। निरोधात्मक बंदी जो है इसकी व्यवस्था किस अनुच्छेद में है, तो इसको याद रखना है कि अनुच्छेद 22 जो है इसमें निरोधात्मक बंदी की व्यवस्था है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 22 में, ठीक है। यह अनुच्छेद जो है गिरफ्तारी और निरोध के समय अधिकार देता है, जैसे वकील से मिलने का अधिकार, 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार, इस टाइप का जो है अधिकार देता है। कौन सा? अनुच्छेद 22, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है कि शोषण के विरुद्ध के अधिकार के अंतर्गत जो है कौन से अनुच्छेद आते हैं। शोषण के विरुद्ध के अधिकार, इसके अंतर्गत जो है कौन से अनुच्छेद आते हैं, तो इसको आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 23 और 24 जो है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करते हैं। अनुच्छेद 23 जो है मानव तस्करी और बेगार को रोकता है और अनुच्छेद 24 जो है बच्चों को खतरनाक कामों से जो है बचाता है। अनुच्छेद 23 जो है मानव तस्करी और बेगारी से रोकता है और अनुच्छेद 24 जो है बच्चों को खतरनाक काम से बचाता है। तो ये याद रखना है कि अनुच्छेद 23 और 24 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है इसके अंतर्गत जो है अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता की जो है बात की गई है, तो ये आपको याद होगा कि अनुच्छेद 25 जो है, अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता की जो है बात की गई है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। भारत में सभी को किसी भी धर्म को मानने, प्रचार करने और पालन करने की जो है स्वतंत्रता है, लेकिन यह स्वतंत्रता जो है सार्वजनिक व्यवस्था आदि से सीमित जो है की जा सकती है।
तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो अगला क्वेश्चन है कि अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है। अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार जो है किस अनुच्छेद में है, तो ये आपको याद रखना है अनुच्छेद 30 में। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 30 जो है इसमें अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान जो है स्थापित करने का अधिकार है। देखिए, यह अल्पसंख्यकों को जो है अपनी पसंद के संस्थान स्थापित करने और प्रतिबंधित करने का जो है अधिकार देता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 30। आज का अगला क्वेश्चन है कि संविधान की आत्मा जो है किसे कहा गया है। संविधान की आत्मा जो है किसे कहा गया है, तो ये आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 32 को जो है संविधान का आत्मा कहा गया है। किसको? अनुच्छेद 32 को जो है संविधान का आत्मा कहा गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो है इन्होंने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा, क्योंकि यह मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर जो है न्यायालय में जाने का मार्ग देता है। अगला क्वेश्चन है कि हाबियस कॉर्पस जो रीट है, हाबियस कॉर्पस जो रीट है इसका संबंध किससे है। हाबियस कॉर्पस जो रीट है इसका संबंध किससे है, तो ये याद रखिएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से। किससे है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जो है हाबियस कॉर्पस रीट का संबंध है। थोड़ा सा नॉइज आ सकता है क्योंकि बाहर में जो है बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो उससे घबराना नहीं है, ठीक है। चलिए, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता से इसका संबंध है किसका? हाबियस कॉर्पस का। यह रीट तब लगाई जाती है जब किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से हिरासत में लिया गया हो, तो कोर्ट आदेश देती है कि व्यक्ति को जो है मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर जो है पेश किया जाए, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है कि कौन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर कौन सा अनुच्छेद जो है सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर कौन सा अनुच्छेद जो है सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है, तो इसको आपको याद रखना है। अनुच्छेद 32 जो है, अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। यह अनुच्छेद जो है नागरिकों को मौलिक अधिकारों के हनन पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जाने का अधिकार देता है। इसे संविधान की आत्मा कहा गया है। क्या कहा गया है? संविधान की आत्मा कहा गया है। और संविधान की आत्मा कहा किसने है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है संविधान की आत्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार जो है, शिक्षा का अधिकार भारत में किस संशोधन के द्वारा जो है जोड़ा गया। शिक्षा का अधिकार भारत में किस संशोधन के द्वारा जो है जोड़ा गया, तो ये याद रखना है 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। किसके द्वारा? 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे जोड़ा कहाँ पे गया है, तो 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 के ए में जोड़ा गया है, जिसे 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो है प्रावधान किया गया है। किसमें? तो 86वां संशोधन के द्वारा 21 के ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बनाता है। कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बनाता है, तो ये याद रखना है कि अनुच्छेद 300 ए जो है, अनुच्छेद 300 का ए, यह मौलिक अधिकार से हटा करके संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाता है, ठीक है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और अब यह एक कानूनी अधिकार रह गया है। क्या रह गया है? सिर्फ और सिर्फ एक कानूनी अधिकार रह गया है। कौन? संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो बांधव प्रतिरक्षण अधिनियम यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन, बांधव प्रतिरक्षण अधिनियम जो है, प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है, इसका संबंध किस अनुच्छेद से है? प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है इसका संबंध किस अनुच्छेद से है? तो इसको याद रखना है कि अनुच्छेद 22 से इसका संबंध है। किससे? अनुच्छेद 22 में जो है बांधव प्रतिरक्षण अधिनियम यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन का संबंध है। देखिए, यह अनुच्छेद जो है 2 प्रकार की हिरासत का प्रावधान करता है, दंडात्मक और निवारक।
यह गिरफ्तारी के समय जो है संरक्षण देता है। कौन? अनुच्छेद 22। तो इसको आपको याद रखना है। बात की जाए अगर अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन जो है कि अनुच्छेद 29 जो है, अनुच्छेद 29 का मुख्य उद्देश्य क्या है? अनुच्छेद 29 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसको आपको याद रखना है कि अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा जो है अनुच्छेद 29 का अधिक मुख्य उद्देश्य है। अनुच्छेद 29 का मुख्य उद्देश्य क्या है? अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की जो है सुरक्षा, ये 29 अनुच्छेद का जो है मुख्य उद्देश्य है। यह अनुच्छेद जो है किसी भी वर्ग को संस्कृति, लिपि, भाषा की रक्षा करने का जो है अधिकार देता है, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के लिए है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान अवसर का अधिकार जो है किस अनुच्छेद में है? समान अवसर का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये याद रखना है कि अनुच्छेद 16 में समान अवसर का अधिकार है। किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 16 में जो है समान अवसर का अधिकार है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। यह जो है सरकारी सेवाओं में समान अवसर की गारंटी देता है। कौन? अनुच्छेद 16। इस राज्य इस पर जो है सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण दे सकता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 27 का जो है संबंध किससे है? अनुच्छेद 27 का संबंध जो है किससे है? तो अनुच्छेद 27 जो है करों के धार्मिक उपयोग से संबंध रखता है। किससे? करों के धार्मिक उपयोग से जो है अनुच्छेद 27 का संबंध है। अनुच्छेद 27 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म के प्रचार के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को धर्म के प्रचार के लिए जो है कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में राइट टू प्राइवेसी को मौलिक अधिकार माना गया है? किस अनुच्छेद में राइट टू प्राइवेसी को जो है मौलिक अधिकार जो है माना गया है? तो इसको याद रखना है कि अनुच्छेद 21 जो है, अनुच्छेद 21 में राइट टू प्राइवेसी को जो है मौलिक अधिकार माना गया है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। देखिए अनुच्छेद 21 जो है सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टास्वामी केस जो है 2017 में निर्णय दिया कि राइट टू प्राइवेसी जो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है किस अनुच्छेदों में वर्णित है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है किस अनुच्छेदों में वर्णित है? तो इसको याद रखना है। अनुच्छेद 25 से 28 में जो है, अनुच्छेद 25 से 28 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है ये वर्णित है, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता, धार्मिक संस्थाओं के अधिकार, धार्मिक कर से मुक्ति आदि की जो है बात करते हैं। कौन? अनुच्छेद 25 से 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोहिबिशन जो है, प्रोहिबिशन रीट का प्रयोग कब किया जाता है? प्रोहिबिशन रीट का जो है प्रयोग कब किया जाता है? तो इसको याद रखना है कि जब निचली अदालत जो है अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रही हो तब प्रोहिबिशन रीट का प्रयोग किया जाता है। कब किया जाता है? जब निचली अदालत जो है अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रही हो तब प्रोहिबिशन रीट का जो है प्रयोग किया जाता है। प्रोहिबिशन रीट जो है उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत को जारी की जाती है जब वो अपनी सीमा से बाहर जा कर के कार्य कर रहा हो। तो इस क्वेश्चन को भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को भारत में कहीं भी बसने और घूमने की जो है स्वतंत्रता दी गई है? किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को भारत में कहीं भी बसने और घूमने की जो है स्वतंत्रता दी गई है? तो इसको आपको याद रखना है। अनुच्छेद 19 का जो 1 का डी और ई है, इसमें भारतीय नागरिकों को भारत में कहीं भी बसने और घूमने की जो है स्वतंत्रता दी गई है। तो इसको जो है आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 19 के 1 का डी कहता है कि देश में स्वतंत्र रूप से कहीं भी घूमने का अधिकार है, और अनुच्छेद 19 का 1 का ई कहता है कि भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बसने का जो है अधिकार यह केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो अगला जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है कि किस अनुच्छेद में मूल अधिकारों की न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीयता का प्रावधान है। किस अनुच्छेद में मूल अधिकारों की न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीयता का जो है अधिकार है। तो इसको जो है आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 32 जो है, अनुच्छेद 32 में मूल अधिकारों की न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीयता का जो है अधिकार है। तो इसको आपको जो है याद रखना है। ठीक है, देखिए यह अनुच्छेद जो है नागरिकों को यह अधिकार देता है कि अगर उनके मूल अधिकारों का हनन हो तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। किसको? अनुच्छेद 32 को। तो इसको जो है आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए अगर, तो अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में मानव तस्करी और बलात् श्रम पर रोक लगाई गई है। किस अनुच्छेद में मानव तस्करी और बलात् श्रम पर जो है रोक लगाई गई है। तो इसको याद रखिएगा, अनुच्छेद 23 में जो है मानव तस्करी और बलात् श्रम पर जो है रोक लगाया गया है। देखिए अनुच्छेद 23 जो है भारत में मानव तस्करी, बेगार और जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है। यह केवल राज्य पर ही नहीं निजी व्यक्तियों पर भी जो है लागू होता है। तो इस अनुच्छेद को आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 23 जो है मानव तस्करी और बलात् श्रम पर जो है रोक लगाने की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14 वर्ष से कम उम्र में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम में रोकने की व्यवस्था जो है किस अनुच्छेद में है। 14 वर्ष से कम बच्चों को जो है खतरनाक काम में से रोकने की जो व्यवस्था है किस अनुच्छेद में है। तो इसको याद रखना है कि अनुच्छेद 24 जो है ये 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम में रोकने से इसकी व्यवस्था है। अनुच्छेद 24 जो है बच्चों को ऐसे उद्योगों में काम करने से रोकता है जो उनके स्वास्थ्य और जीवन के लिए बेहद ही खतरनाक है। तो इसलिए इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत धार्मिक करों से मुक्ति का प्रावधान है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत धार्मिक करों से मुक्ति का जो है प्रावधान का अधिकार है। तो इसको याद रखना है कि अनुच्छेद 27 जो है, अनुच्छेद 27 के अंतर्गत जो है धार्मिक करों से मुक्ति का प्रावधान है। ठीक है, यह अनुच्छेद कहता है कि कोई भी व्यक्ति उस टैक्स का भुगतान नहीं करेगा जिसका उपयोग किसी विशेष धर्म प्रचार प्रसार के लिए किया जाना हो, उसका जो है भुगतान नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 27। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि धार्मिक शिक्षा पर जो है प्रतिबंध लगाता है। तो इसको याद रखना, अनुच्छेद 28 जो है धार्मिक शिक्षा के पर जो है प्रतिबंध लगाता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 28 जो है धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगाता है। यह सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में जो है धार्मिक शिक्षा देने पर प्रतिबंध लगाता है। पूर्णतः राज्य संचालित संस्थानों में यह पूरी तरह वर्जित है। तो इसको आपको याद रखना है, किसको? अनुच्छेद 28 को। किस लिए? तो क्योंकि यह धार्मिक शिक्षा पर जो है प्रतिबंध लगाता है। धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध कौन लगाता है? अनुच्छेद 28 लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना का अधिकार किस अनुच्छेद में है। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की जो है स्थापना का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो इसको याद रखना है अनुच्छेद 30 में। अनुच्छेद 30 में जो है अल्पसंख्यकों की शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना का अधिकार जो है अनुच्छेद 30 में है। यह अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपने धर्म और भाषा के आधार पर जो है शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और प्रतिबंधित करने का जो है अधिकार देता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 30। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ प्रेस की स्वतंत्रता का संबंध किस अनुच्छेद से है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ जो है प्रेस की स्वतंत्रता का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो इसको याद रखना है अनुच्छेद 19 के 1 का ए। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 19 के 1 का ए जो है इसमें वाणी की स्वतंत्रता के अंतर्गत जो है प्रेस की स्वतंत्रता को भी शामिल माना गया है। यह न्यायालय द्वारा व्याख्यायित किया गया है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। कौन? अनुच्छेद 19 के 1 का ए। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है प्रदान करता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है प्राप्त करता है। तो ये तो हमेशा याद रहना चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए, अनुच्छेद 32। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है प्रदान करता है। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। यह अनुच्छेद जो है नागरिकों को रीट याचिका के माध्यम से जो है न्यायालय में जाने का अधिकार देता है जब उनके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, ठीक है। तो इस अनुच्छेद को ध्यान रखना है, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी रीट जो है गैर कानूनी रूप से किसी पद पर बैठे व्यक्ति को हटाने के लिए होती है। निम्न में से कौन सी रीट होती है जो गैर कानूनी रूप से किसी पद पर बैठे व्यक्ति को हटाने के लिए होती है। तो इसको आपको याद रखना है कि को वारंटो जो होता है, को वारंटो, तो किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से किसी पद पर बैठे होने पर उसे हटाने के लिए जो है को वारंटो का प्रयोग किया जाता है। जब कोई व्यक्ति अवैध रूप से किसी पद पर बैठा होता है और उस पद के लिए योग्य नहीं होता तब यह रीट जो है जारी की जाती है। कौन सी रीट? को वारंटो रीट, ठीक है। कौन सी रीट? तो को वारंटो रीट। तो इसको जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किसके विरुद्ध लागू होता है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन जो है किसके विरुद्ध लागू होता है। तो ये आपको याद रखना है कि ये केवल राज्य के विरुद्ध लागू होता है। किसके विरुद्ध? केवल राज्य के विरुद्ध जो है ये लागू होता है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन जो है मुख्यतः राज्य सरकार के द्वारा होने पर ही न्यायालय में याचिका दायर दी जा सकती है। हालांकि कुछ अधिकार है जैसे कि 17 और 23 जो है ये निजी व्यक्तियों पर ही लागू होते हैं, लेकिन जो है बाकी मौलिक अधिकार जो है उनका उल्लंघन होने पर राज्य सरकार के द्वारा उल्लंघन होने पर ही याचिका दायर की जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल राज्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है न्यायपालिका रीट जारी करने का अधिकार जो है प्राप्त है। न्यायपालिका को किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायपालिका को रीट जारी करने का अधिकार है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि अनुच्छेद 32 और 226 के तहत जो है न्यायपालिका को रीट जारी करने का अधिकार है, ठीक है। देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय जो है ये अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करते हैं। तो इस बात को आपको याद रखना है, अनुच्छेद 32 और 226, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता जो है किस मौलिक अधिकार से जुड़ी हुई है। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता जो है किस मौलिक अधिकार से जुड़ी हुई है। तो ये याद होना चाहिए, अनुच्छेद 19 के 1 का जो ए है इससे प्रेस की स्वतंत्रता जो है जुड़ी हुई है। हालांकि संविधान में प्रेस शब्द का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, परंतु यह वाणी की स्वतंत्रता के अंतर्गत जो है आता है। किसके अंतर्गत? तो वाणी की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है प्रेस की स्वतंत्रता। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 19 के 1 का जो सी है ये किस स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 19 के 1 का जो सी है यह किस स्वतंत्रता से संबंधित है। तो आपको जो है इसको याद रखना है, संघ बनाने की स्वतंत्रता से। किससे संबंधित है? तो संघ बनाने की स्वतंत्रता से जो है संबंधित है। कौन? अनुच्छेद 19 के 1 का सी, ठीक है। देखिए यह अनुच्छेद जो है नागरिकों को यूनियन, संगठन, ट्रेड यूनियन बनाने का जो है अधिकार देता है, लेकिन यह अधिकार भी कुछ प्रतिबंधों के अधीन है। कौन? संघ बनाने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 19 के 1 के सी के अंतर्गत आता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है कि कौन सा मौलिक अधिकार है जो कि केवल नागरिकों को ही प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को नहीं। कौन सा मौलिक अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को नहीं। तो ये आपको याद रखना है कि वाणी की स्वतंत्रता जो है ये सिर्फ और सिर्फ केवल नागरिकों की ही भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, ठीक है।
देखिए अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आने वाले सभी अधिकार जो है केवल भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं, ना कि विदेशी नागरिकों को। तो इसलिए इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा, वाणी की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू लाइवलीहुड जो है इसको किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार माना गया है? राइट टू लाइवलीहुड को किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है मौलिक अधिकार माना गया है? तो अनुच्छेद 19 के तहत, 19 बोल रहे हैं, अनुच्छेद 21 के तहत जो है राइट टू लाइवलीहुड के को जो है मौलिक अधिकार माना गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है यह फैसला दिया कि जीवन का अधिकार जो है केवल जीने मात्र का नहीं बल्कि सम्मान पूर्वक जीविका जीने का भी अधिकार है। तो इसके अंतर्गत जो है अनुच्छेद 21 जो हो जाता है राइट टू लाइवलीहुड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, मैंडेमस रीट जो है कब जारी की जाती है? मैंडेमस रीट जो जारी किया जाता है 5 प्रकार का, उसमें मैंडेमस जो है कब जारी किया जाता है? तो इसको याद रखना है कि जब कोई संस्था जो है अपनी वैधानिक कार्य न कर रही हो तब ये रीट जो है जारी किया जाता है। मैंडेमस जो है एक आदेश है जिसे न्यायालय द्वारा किसी सार्वजनिक अधिकारी को उसके कर्तव्य निभाने के लिए दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। यानी कि मैंडेमस रीट कब जारी किया जाता है? जब कोई संस्था अपने वैधानिक कार्य न कर रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों की जो व्याख्या है और विस्तार किसके द्वारा होता है? मौलिक अधिकारों की व्याख्या और विस्तार जो है किसके द्वारा होता है? तो ये याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। किसके द्वारा होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो है मौलिक अधिकारों की व्याख्या और विस्तार होता है। सुप्रीम कोर्ट जो है समय समय पर विभिन्न फैसलों के द्वारा मौलिक अधिकारों की परिभाषा और दायरे जो है स्पष्ट करता है, जैसे कि राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लाइवलीहुड, ये सभी जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समय समय पर विभिन्न फैसलों के द्वारा जो है ये लिए गए हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। बात की जाए अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, ठीक है। राइट अगेंस्ट जो है एक्सप्लोटेशन, इसका मूल्य उद्देश्य क्या है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसको याद रखना है कि इसका मुख्य उद्देश्य है जबरन श्रम और बाल श्रम को रोकना। जबरन श्रम और बाल श्रम को रोकना जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन का मूल उद्देश्य है। देखिए यह अनुच्छेद जो है, यह जो है अनुच्छेद 23 और 24 के विरुद्ध अधिकार की बात कर, यह अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत आता है और यह शोषण के विरुद्ध जो है अधिकार की बात करता है। इनका उद्देश्य जो है बंधुआ मजदूरी, मानव तस्करी और बाल श्रम को समाप्त करना है। किसका? अनुच्छेद 23 और 24 को, ठीक है। यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन का जो मुख्य उद्देश्य है इसका क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? तो बंधुआ मजदूरी, मानव तस्करी और बाल श्रम को समाप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार जो है वर्तमान में मान्य हैं? भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार जो है वर्तमान में मान्य हैं? तो इसको याद रखना है कि वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार जो है मान्य हैं, ठीक है। 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 1978 में 44वें संशोधन के बाद जो है संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और अब 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूं कि आज के सारे प्रश्न जो है आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो ऐसे ही प्रश्नों के साथ मैं मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। अभी और भी इससे रिलेटेड लगभग 10 क्वेश्चन होंगे। तो क्लास थोड़ा लंबा हो जाए, बोरिंग लगने लगे, उससे बेहतर है कि उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होगा, 10 और 20 क्वेश्चन होगा। और ये सारे सवाल अगर आप कर लेते हो तो इस बात की गारंटी है कि किसी भी एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड प्रश्न आ जाएगा, तो आपसे तो छूटेगा नहीं। क्योंकि इसके पहला क्लास जो है मैंने उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से मौलिक अधिकार को पढ़ाने का कोशिश किया है और बताया भी है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी पढ़ाई को जारी रखना है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें। अगर उपयोगी लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो दोस्तों को शेयर भी करें। और चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको लगता है कि इस चैनल को आपकी ज़रूरत है, आपको लगता है कि आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।